नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साइंस का चैप्टर फर्स्ट। याद रखना, ठीक है। साइंस का चैप्टर फर्स्ट है, नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। और टॉपिक अपन को कौन कौन से पढ़ना है? पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। ठीक है, क्या क्या कि अभिकारक और उत्पाद क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसका सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे अपन रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। उसके बाद थर्ड टॉपिक अपन क्या पढ़ेंगे बेटा? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। उसके बाद द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, अपन सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। याद रखना, क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। याद रखना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण ही अपने को क्या करना पड़ता है? समीकरण को संतुलित या बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, आया समझ में? क्या करते हैं सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर उसके अंदर अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे बेटा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, कहने का मतलब होता है ऐसे परिवर्तन, कोई भी अगर आपको समीकरण दिया है उसमें या अभिक्रिया दी है उसमें कुछ परिवर्तन होंगे, तो परिवर्तन के साथ साथ उसमें गुण भी चेंज होंगे और उसमें पदार्थ भी चेंज होगा। उनका क्या होता है? नए पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है। याद रखना, इसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा अभिकारक और उत्पाद में। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं अभिकारक। क्या लिखा है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। याद रखना, क्या पूछा है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या लेते हैं? हिस्सा। याद रखना पड़े, ऐसे पदार्थ जो कोई भी अपन रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो उसमें जो हिस्सा लेगा उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। फिर उसके बाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। याद रखना, इसमें क्या हो रहा है? निर्माण। देखो क्या याद रखना पड़ेगा? अभिकारक में क्या याद रखोगे? हिस्सा याद रखोगे। उत्पाद में क्या याद रखोगे? निर्माण। कि उत्पाद में क्या होता है? उसका निर्माण होता है। ठीक है, अब इसका अपन क्या करते हैं? कुछ एग्जाम्पल देखो, उदाहरण बता दे रहा हूं आपको मैं। उदाहरण के लिए ये हो जाएगा भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम, फीते का जलना, दही का बनना। ये एग्जाम्पल दिए तो दो आप कोई से भी याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब होता है देखना या किसी चीज का निगरानी करना। ठीक है, देखना होता है और क्या बोलते हैं इसको? निगरानी करना। तो क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें हमको इतने सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कुछ भी अपन ने कोई दो केमिकल को मिलाया आपस में, तो हो सकता है उनका रंग में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, गैस का उत्सर्जन होने लगता है और उसकी अवस्था में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें एक ऐसा परिवर्तन होता है, गुण और पदार्थ का क्या होता है? इसमें निर्माण होता है। अभिकारक में क्या होता है? जो पदार्थ जो होता है वो इसमें क्या करते हैं? हिस्सा लेते हैं। उत्पाद में क्या होता है? जो पदार्थ होते हैं उससे क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, मतलब बनाते हैं। आया सबको समझ में कि नहीं आई है? ठीक है, अब बेटा अगला टॉपिक आता है अपना कौन सा? रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया बता दी, अभिकारक बता दी क्या होता है, उत्पाद बता दी क्या होता है। अब पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। फिर इन चारों टॉपिक को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दूंगा, एक ही रिएक्शन बता दूंगा कि इनको किस तरीके से आपको याद करना, कैसे आपको समझना। ठीक है, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। ठीक है, रासायनिक जो भी अभिक्रिया रहेगी वो रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल आपका जो इक्वेशन जो रहेगी उसके द्वारा दर्शाया जाता है, पहली चीज। अब रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक, प्रतीक का मतलब प्लस माइनस होगा। फिर उसमें अपन अभिकारक आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। आया सबको समझ में कि नहीं? जैसे कोई भी रिएक्शन रहेगी उसको पहले तो अपन प्रतीक, उसमें प्लस माइनस चिन्ह देखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह रहता है उसमें,
फिर उसमें आपको प्रतीक का मतलब उसमें तीर का निशान होता है, याद रखना। और जो उत्पाद जो रहेगा उसको अपन किससे दर्शाते हैं, रासायनिक सूत्र से दर्शाते हैं उत्पाद को, ठीक है। और अभिकारक को किससे, प्रतीक चिन्ह और समीकरण को दर्शाते हैं, जिनकी भौतिक अवस्था में क्या होता है, साथ उनके भौतिक अवस्था जो भी रहती है, फिजिकल चेंज जो भी रहेगा उसके साथ में इसमें लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, ताप दाब में परिवर्तन होगा, उत्प्रेरक में होगा, या फिर उसमें लिखा है आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया, ताप को, ठीक है, कि भैया वो रिएक्शन इसमें ताप आ रहा है कि दाब आ रहा है कि उत्प्रेरक हो रहा है, तो उसको तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। आया सबको समझ में कि अब मैं जो चारों टॉपिक जो पढ़ाए हुए हैं उनको मैं एक रिएक्शन या एक इक्वेशन के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, एक इक्वेशन मैंने ले ली है, एक समीकरण ले लिया, उसके द्वारा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो आप क्या लिखा है, ये 2H2 प्लस O2, फिर ये एरो का साइन लगा हुआ है, 2H2O लिखा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इक्वेशन जो भी आपका रिएक्शन रहेगी उसके इस साइड वाला यहाँ से तो यहाँ तक इसको बोला जाता है अभिकारक, याद रखना क्या बोलते हैं, अभिकारक। फिर बात करते हैं बेटा, जब रिएक्शन उस साइड जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्पाद बोलते हैं, जो भी आपका नए पदार्थ का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हिस्सा लेते हैं, याद रखना अभिकारक क्या करता है, इसमें हिस्सा लेते हैं, और जब हिस्सा लेगा तो इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसको अपन उत्पाद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, इसको गुणांक बोलते हैं, इंग्लिश में कोफिशिएंट होता है। जब उसका उत्पाद में होता है तो उसको एक क्या अपन को मिल जाता है, एक रासायनिक सूत्र मिल जाता है। और ये अपने एरो का साइन लगा हुआ, इसको अपन कोई भी साइन बोला जाता है, जिसको चिन्ह बोला जाता है। फिर उसके बाद लिखा ताप दाब उत्प्रेरक, वो यहाँ पे दिखा जाए, टेम्परेचर का साइन बना देंगे। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये होता है अभिकारक, ये होता है उत्पाद, ये होता है चिन्ह, ये आपका गुणांक कहलाता है। और जब उत्पाद को ही अपन क्या बोलते हैं, जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उसको बोलेंगे रासायनिक सूत्र बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसको संतुलित करना क्यों जरूरी, क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या मालूम होना चाहिए आपको, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के द्वारा ही हमें क्या करना पड़ता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, याद रखना। इसमें यह बताया है कि कोई भी आप रिएक्शन करोगे, कोई भी आप अभिक्रिया जब होती है तो उसमें द्रव्यमान मतलब होता है मास होता है, उसमें ना तो वो बनता है और ना ही उसका विनाश होता है, कुछ भी नहीं हो सकता यार, ना तो वो बनेगा ना तो उसका विनाश होगा। विनाश मतलब उसको अपन खत्म भी नहीं कर सकते, ठीक है। फिर रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके बाद उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। तो संख्या को समान करने के लिए अपन को करना पड़ेगा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण क्यों हम इसको संतुलित करते हैं, वो आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक है। एक मैंने क्या करा, आपको एक अनबैलेंस एक इक्वेशन के द्वारा अपन समझते हैं। अनबैलेंस मतलब वो समीकरण आपका बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। अनबैलेंस मैंने एक समीकरण लेता हूँ, तो ये लिया है बेटा मैंने, क्या लिया है, H2 प्लस O2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका H2O, ठीक है। आपको इसमें बताना चाहिए कि परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। परमाणु संख्या से याद रखना, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो आपका डबल होता है, ठीक है। क्या होता है, डबल होता है, वो आपको याद होना चाहिए। अब उसके बाद लिखेंगे ये नंबर्स जो रहते हैं, 2 जो लिखा है इसको आगे लिखा जाएगा, फिर इनमें क्या होगा, N2 हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए जो हाइड्रोजन जो होता है इसका परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है, प्लस उसके बाद ये वाला 2 लिखा N2, उसके बाद जो ऑक्सीजन जो लिखा है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 16। परमाणु द्रव्यमान याद रखना, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, इसका 16 होता है। उसके बाद फिर ये वाला 2 इंटू H का कितना होगा 1, फिर ये प्लस आ जाएगा,
ऑक्सीजन पहले ना कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इंटू कितना हो जाएगा 16। आपको दिमाग में रख लेना द्रव्यमान हमेशा डबल होता है। फिर ये करेंगे इसका इंटू इसमें तो 2 1 जा 2, प्लस इसका इंटू इसमें करेंगे तो 32 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 1 जा 2, प्लस 16 का इंटू 1 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 34 हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर देखा तो ये कितना होगा 18। अब यहाँ पे आप देखिए इन दोनों का जो द्रव्यमान है कैसा है, अलग अलग है। द्रव्यमान कैसा है, अलग अलग। द्रव्यमान कैसा है बेटा, अलग है। तो ये द्रव्यमान को सैम मतलब एक सा बनाने के लिए याद रखना है अपने को क्या जरूरत पड़ेगी, आपको समीकरण को बैलेंस करना पड़ेगा। आया सबको समझ में कि रीजन के नहीं आया? इसको इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण को बैलेंस करना पड़ेगा। इसलिए याद रखना समीकरण को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, अब बैलेंस्ड करते हैं तो देखो आप पहली चीज आपके पास ये लिखा H2 प्लस O2 और रिएक्शन क्या थी आपके पास H2O। ठीक है, मैं आपको बैलेंस करना भी आपको पूरा अच्छी तरीके से बताऊंगा, वो जरूर देख लेना है। इसी क्लास में आपको पूरा बैलेंस करना भी आपको सिखा दूंगा। अब मैंने चेक किया यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ देखा ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 1। तो इस साइड में कितने बनाने पड़ेंगे 2, तो यहाँ लगा दूंगा मैं 2। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए मेरे पास, अब 4 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2। तो ऑक्सीजन तो मेरे पास बैलेंस हो चुका है, लेकिन यहाँ जब 2 जैसे ही लगाया तो हाइड्रोजन मेरे कितने हो गए 4 हो गए। तो इस साइड हाइड्रोजन कितने करने पड़ेंगे 4, तो यहाँ इसके आगे लगा दूंगा 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो ये कर ली मैंने, समीकरण को बैलेंस कर लिया। अब फिर से चेक करता हूँ क्या द्रव्यमान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो भैया चेक कर लेते हैं। इसका इंटू इसमें करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस पहले ये 2 लिखेंगे, इंटू ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा। फिर ये एरो का साइन, अब ये 2 2 जाए कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा, इंटू 1। ठीक है, प्लस ये 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद और याद रखना ये ऑक्सीजन यहाँ पे कितने थे 2 थे, तो इसलिए 2 लिखा है, इंटू द्रव्यमान कितना होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 32 हो जाएगा। फिर एरो का साइन 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड करा तो कितना आया 36, और इधर भी प्लस करेंगे तो कितना आया 36। अब मैंने चेक किया तो यहाँ पे मेरा द्रव्यमान कैसे हो गए, सैम हो गए। याद रखना रीजन आया समझ में कि नहीं आया? तो द्रव्यमान को बराबर करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी है, समीकरण को बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, आया सबको समझ में कि यहाँ तक? अब बेटा मैं आपको याद रखना, अब बता रहा हूँ मैं अपना जो टॉपिक रहेगा कि समीकरण को किस तरीके से संतुलित करते हैं। याद रखना संतुलित, और मैं बता दे रहा हूँ आप आराम से भैया बस नोट डाउन करते चलना है। इसी क्लास में आपको समीकरण को संतुलित करना आ जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक अपना क्या है, पहले अपन क्या समझते हैं, कुछ बेसिक चीज समझते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको कम से कम मैं बता दे रहा हूँ 1 to 30 तक तो आपको एलिमेंट्स जो है याद होना चाहिए। एलिमेंट्स मतलब क्या होते हैं, तत्व। ये आपको उनको याद होना चाहिए। कितने तक, 1 से लेके 30 तक। ठीक है, याद होना चाहिए। अब मान लो किसी बच्चे को यार याद नहीं है, ठीक है, तो मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कैसे इनकी आप पहचान करोगे। पहली चीज दिमाग में रखना, अगर पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर अगर स्मॉल होता है तो ये समझ जाना ये पूरा एक काउंट होगा, Mg याद रखना। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं, याद रखना Mg हो जाएगा। सेम अगर ऐसे ही लिखा है Na, ठीक है, कैपिटल स्मॉल दोनों एक ही है, तो ये ध्यान रखना है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम। तो मैं ये बता रहा हूँ, मान लो किसी को याद नहीं है, क्योंकि आपको तो नंबरिंग करना आना चाहिए कि यार हाँ Na क्या है, Mg कितना हो रहा है, तो ये अपन नंबरिंग आना चाहिए। उसके बाद अगला याद रखना पड़ेगा, जैसे लिखा है HN, ठीक है, क्या लिखा है H और N। अगर दोनों लेटर आपके कैपिटल हैं, दोनों लेटर कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है,
तो दोनों अगर कैपिटल होते हैं तो इसमें भी याद रखना है H अलग होगा और N अलग होगा, ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये चीज आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद NO और एक और कोई सा भी अपन ले लेते हैं, या ले लो N ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, O कैपिटल N कैपिटल दोनों कैपिटल है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, दोनों के दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये आपको माइंड में बिठा लेना है, ठीक है, पहली चीज। फिर उसके बाद जैसे मैंने लिखा HCl, अब आपको पहचानना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये दोनों कैपिटल दिख रहे हैं, तो भाई पहली चीज तो ये H तो अलग होगा ही होगा। उसके बाद देखो ये कैपिटल ये स्मॉल, तो ये पूरा एक होगा, तो ये होता है क्लोरीन, याद रखना, ये होता है आपका हाइड्रोजन। तो पहले आपको माइंड में इतना बेसिक आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ठीक है, ये आया। अब जैसे किसी भी अपन नंबर को या किसी भी अल्फाबेट या अपन एलिमेंट्स जो हैं इनको अगर अपन बैलेंस करेंगे, जैसे मान लो कि ये लिखा मेरे पास H, मेरे को मालूम है कि जो H है मेरे पास कितने रिक्वायरमेंट है, 2 की, H मुझे 2 चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी जो H रहेगा, जो भी इतने एलिमेंट्स अपने को इक्वल करना रहेगा, उसके यहाँ पे आपको 2 नहीं लिखना। तो ये फॉर्मेट आपका गलत हो जाएगा। तो आप कैसे लिखोगे, इसके आगे लगाएंगे, तो 2 के आगे लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका सही होगा। जैसे ही अगर लिखा mg मेरे को 3 चाहिए, तो 3 चाहिए, अगर यहाँ 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना, उसके आगे लगाना है, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे मान लो कि अपन ने लिखा है यार H2O, अब H2O जो पूरा फॉर्मूला होता है, वाटर का मतलब पानी का फॉर्मूला होता है, जिसमें कि अगर मान लो मुझे O कितने चाहिए, मेरे को 2 चाहिए, तो मैं 2 यहाँ नहीं लगाऊंगा, यहाँ लगाने से इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, तो मैं कहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका सही होता है। तो पहली चीज तो इतना पूरा आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आराम से एक ही क्लास में आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा, ठीक है, लास्ट तक बने रखना, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं, पहले मैं आपको थोड़े सिंपल ले लेता हूँ, फिर उसके बाद लेवल अपन बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक लेते हैं, ये लिखा मेरा क्या, H2 प्लस O2, ठीक है, इक्वल में क्या लिखा है, H2O। आपको ऐसा आएगा कि ये समीकरण जो लिखा है, ये इक्वेशन जो लिखी है, आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज आप तो दिमाग में रखना, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे कभी गलती होगी नहीं, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में देखो, आप समझ लो, सबसे पहला काम याद रखना है, यहां से ये इतना और ये इतना, ये दोनों, ये वाला पोर्शन जो होता है एक हो जाएगा, इसको अपन रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको अपन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये होता है अभिकारक, ये होता है उत्पाद। समझ गए कि नहीं समझे, या समझ लीजिए आप, ये होता आपका LHS, ये होता आपका RHS। आया इतना समझ में कि नहीं आया। अब चेक किया अपन ने LHS में, मैंने देखा कि यहाँ पे H कितने हैं बेटा, आप बताइए। तो ये कितने लिखे, 2, तो ये लिखे 2। उसके बाद O कितने दिखे मेरे पास, 2, ठीक है। फिर ये अपन बीच में इस साइड में, अब यहाँ चेक किया H2O, H कितने हैं, 2, O कितने हैं, 1, ठीक है। सबसे पहला काम तो आपका यही रहेगा, इतना करना सभी। फिर उसके बाद अपन को यही चेक करना है कि आप कोई सा भी एक अल्फाबेट उठा लो, या H ले लो चाहे O ले लो। तो सबसे पहले मैं H ले लेता हूं। तो H मैंने देखा, H यहाँ पे कितने हैं, 2, और H यहाँ भी कितने हैं, 2। तो भाई ये तो इक्वल ही दिख रहा है, तो H मेरे पास कितने होगा, इक्वल है। अब लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं, 2, और इधर ऑक्सीजन कितना, 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ऑक्सीजन को कितना बनाना पड़ेंगे, 2। तो ये मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, 1। तो ये बताइए अब कि 2 यहां लिखूंगा कि यहां लिखूंगा, ठीक है। तो बेटा आप इधर समझना, जैसे ये लिखा H2O, मैंने क्या करा, ऑक्सीजन कितने चाहिए, 2। तो मैं क्या करूंगा, 2 यहां नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, गलत। तो मैं 2 कहां लिखूंगा, इसके आगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2H2, ठीक है। एक एक नंबर करके आप पकड़ना, कभी गलती नहीं। तो मैंने क्या करा, 2 यहां लगा दिए। चलो अगली स्टेप में, स्टेप अपनी 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा H2 प्लस O2 इक्वल में मेरे को क्या चाहिए, ऑक्सीजन को 2 बनाना, तो मैं इसके आगे लगा दूंगा, तो 2H2O। इतना समझ में आया कि नहीं है। अब लेकिन याद रखना, जैसे ही मैंने क्या करा, इसके आगे 2 लगाए, तो मेरे पास हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ गए। हाइड्रोजन कितने होगा, 4 होगा। देखो आप, ये मेरे पास 2,
ऑक्सीजन देखो H कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। उसके बाद इधर देखा मैंने आपका जो हाइड्रोजन कितने 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद देखा ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो गए 2। लेकिन जब ऑक्सीजन को मैंने इक्वल करा तो मेरे पास हाइड्रोजन क्या हो गए बढ़ गए। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, तो हाइड्रोजन को कितने करने पड़ेंगे, तो 4 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ कितना लगा दूंगा बेटा 2। तो आपका फाइनल कितना 2H2 प्लस O2 इक्वल में कितना 2H2O हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। किसी के आगे लगता है ना, ये ध्यान रखना। तो ये अब देखो अब हो गई बैलेंस की नहीं होगी। H यहाँ पे कितने हैं भैया, देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते, दो दूनी कितना होगा 4, O कितने हो गए 2। उसके बाद इधर H कितने हो गए अपने पास, दो दूनी कितने हो गए 4, और ऑक्सीजन कितने 2 हो गए, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसे बेसिक से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या होगा धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं बता दे रहा हूँ ये आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सारा का सारा आप छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर जैसे मैंने लिखा NO और इसके आगे अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब N कितने हैं यहाँ 2 और O कितने हैं 2, ये आपको दिमाग में फिट कर लेना आपने, ठीक है। ठीक है, ये लिखिए अपने पास इक्वेशन क्या 2mg प्लस O2, फिर उसके बाद लिखा MgO। सबसे पहले काम करना, देखो पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल, तो mg ये एक ही होगा। तो आपने क्या लिखा है, जो mg है यहाँ पे कितना लिखा है 2, और उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं 2, ठीक है। इस साइड देखा मैंने mg कितने हैं 1 और ऑक्सीजन कितने हैं 1, ठीक है। तो मैं एक कोई सा भी लेता हूँ, मैं mg ले लेता हूँ पहले, ठीक है। तो mg मेरे पास यहाँ पे कितने हैं 2 और इधर mg कितना है 1। तो आप बताइए यहाँ लगाऊंगा कि यहाँ लगाऊंगा, तो कहाँ लगाऊंगा बेटा, उसके आगे लगाएंगे। तो क्या बनेगा दोबारा से इक्वेशन 2mg प्लस O2, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 2mg और ये क्या हो जाएगा O। जब जैसे ही मैंने यहाँ आगे 2 लगाया तो इसका मतलब mg तो मेरे पास 2 बनाया, लेकिन ऑक्सीजन भी मेरे पास कितने हो गए 2 हो गए, ठीक है। तो एक बनाने के कारण दोनों आपका इजी हो जाएगा। तो आगे लगाने से ये बेनिफिट होता है, ठीक है। ठीक है, अगली इक्वेशन है Zn प्लस HCl, उसके बाद ZnCl2 प्लस H2 हो गया, ठीक है। चलो भाई बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इधर देख लेते हैं, तो ये लिखा मेरे पास Zn, तो Zn कितने हैं बेटा 1। उसके बाद देखो ये भी कैपिटल में ये भी कैपिटल में, तो पहले तो अपन क्या करते हैं H कितने हो जाएंगे अपने पास 1 हो जाएगा, और Cl भी कितने अपने पास, क्लोरीन भी कितने हो जाएंगे अपने पास 1 हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले आप ये करना, उसके बाद आप इस साइड आ जाइए बेटा, ठीक है। तो इस साइड Zn 1 हो जाएगा, बताया था पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल एक ही होगा, तो Zn तो ये कितना हो जाएगा 1। फिर उसके बाद देखा Cl कितने हैं आपके पास 2, और H कितने हैं मेरे पास 2। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो सबसे पहली चीज अपन क्या करते हैं, किसी भी एक को रख लेते हैं। मैंने देखा यहाँ Zn कितना है 1, तो Zn 1 तो ये तो बेटा ऑलरेडी बैलेंस है, क्या इसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। उसके बाद हाइड्रोजन चेक करते हैं, यार हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 1 और यहाँ पे कितने हैं 2। तो मुझे इस साइड कितने बनाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन को कितना बनाना पड़ेगा 2। तो मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन के यहाँ तो लगाऊंगा नहीं, तो कहाँ लगाऊंगा बेटा, आगे लगा दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा अगली इक्वेशन आपकी Zn, ठीक है, प्लस तो क्या लगा देंगे आगे 2, तो क्या होगा HCl, उसके बाद क्या होगा ZnCl2 प्लस H2। तो मैंने जैसे ही H के आगे कितना लगाया 2, तो मैंने जैसे ही 2 लगाया तो मेरे पास क्या हुआ, क्लोरीन भी कितने हो गए 2, ठीक है। क्लोरीन कितने हो गए 2, तो भाई इस साइड मैंने चेक किया क्लोरीन इस साइड कितने थे 2 थे, ठीक है। तो इस साइड क्या होगा मेरे ऑलरेडी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 लगाने से ये भी कितने दोनों क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो ये ऐसे आपको करते चलना है, ठीक है। अगली इक्वेशन क्या है HCl प्लस NaOH, फिर अगले इधर है NaCl प्लस H2O, ठीक है। चलो भाई सबसे पहला काम तो नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग किया है, करेंगे सबसे पहले काम अपन, तो नंबरिंग में ध्यान रखना बेटा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे H कितने हैं अपने पास, H है अपने पास देखो 1 लिखा है। लेकिन एक और याद रखना, यहां से तो यहां तक
ये पूरा एक ही होता है, ठीक है। तो मैंने चेक किया, ये होता है LHS, ये होता है बेटा पूरा का पूरा क्या RHS। तो इसमें देखा H यहाँ है और एक H यहाँ है, ठीक है। अब आप बताइए ये H1 लिखूं कि H2 लिखूं, क्योंकि 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है भैया। आया समझ में कि नहीं आया? तो हमारे पास H इधर कितने हैं, 2 हैं। देखो एक H इधर, एक H इधर, एक और एक कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। फिर यहाँ देखो क्लोरीन Cl, क्लोरीन कितने हैं, 1। उसका इधर आ जाएगी Na, सोडियम कितने हैं, 1। फिर उसके बाद O कितने हैं अपने पास, 1 है। सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, नंबरिंग करते थे थोड़ा इक्वेशन वैसे इजी हो जाएगी। इस साइड आ जाइए, इस साइड देखा तो ये देखा मैंने सोडियम Na कितने हैं अपने पास, 1। उसके बाद Cl कितने हैं, 1। उसके बाद H कितने हैं अपने पास, 2। उसके बाद O कितने हैं, 1। सबसे पहला काम तो ये करना, देखो Na 1 हो जाएगा, Cl कितना 1 हो जाएगा, H कितने 2 हो गए, O कितने 1 हो गए, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ये बराबर है कि नहीं। देखो इधर पहले हाइड्रोजन है, मैं बता दे रहा हूँ कभी भी बैलेंस करो एक किसी भी अल्फाबेट को पकड़ लीजिए। तो मैंने पकड़ लिया, एलिमेंट्स ले लिया मैंने पहले हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ देखा कितने हैं, 2। इधर भी कितने हैं, 2। तो ये तो भाई इक्वल है, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं क्लोरीन, क्लोरीन इधर कितने हैं, 1। इस साइड भी कितने हैं, 1। तो भाई ये भी इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 हो गए। उसके बाद देखा सोडियम कितने हैं, 1। इधर सोडियम कितने हैं अपने पास, 1। तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 1। और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो याद रखना बेटा, तो ये वाली जो इक्वेशन आपको दी थी ये ऑलरेडी बैलेंस है, याद रखना, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इक्वेशन बैलेंस होती है, पर अपन को जब वो बैलेंस करना नहीं आता है तो क्या करते हैं अपन, उसको चेक करते टाइम उसको अपन अनबैलेंस भी बना देते हैं। याद बैलेंस होते हुए भी उसको क्या कर देते हैं, अनबैलेंस कर देते हैं, क्योंकि अपन उसको सीखा आती ही नहीं है अपन को बनाना। तो आज की क्लास से याद रखना, कभी भूलोगे नहीं किस तरीके से बैलेंस को इक्वेशन अपन करते हैं। तो ये इक्वेशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस थी, ठीक है। चलो इसको भी कर सेम रहेगा, पहले Ag 1 हो जाएगा, Cl 1 होता है, ठीक है। तो पहले अपन देखेंगे Ag हमारे पास कितने हैं, 2, ठीक है। देखो जब इसके आगे लगा तो ये भी कितने होंगे, 2, और ये भी कितने होंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। तो Ag 2 हो जाएगा, Cl भी अपने पास कितने, 2 हो जाएंगे। इस साइड आ जाइए, इस साइड चेक किया तो Ag कितने हैं मेरे पास, 1। उसके बाद Cl कितने हैं मेरे पास, 2, ठीक है। तो किसी एक को ले, तो मैं ले लेता हूँ Ag को, इधर लिया Ag, इधर Ag मेरे पास कितने हैं, 1। तो अपन पहले Ag को 2 कर दें, इधर कितना इंटू करना पड़ेगा, 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, 2 AgCl, ठीक है। अब इसके आगे क्या लगा देंगे, 2, तो 2 Ag प्लस Cl2, और यही अपना क्या है, आंसर है, ठीक है। क्लोरीन तो 2 ही है ना भाई, देखो इधर 2 इधर 2, जरूरत ही नहीं है इसको बराबर करने की, ऑलरेडी क्या है ये बराबर। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी आपकी, 2AgCl, उसके बाद 2Ag प्लस Cl2, ठीक है। अब यहां से याद रखना, थोड़ी लेवल मैंने क्या कर दी, बढ़ा दी, इक्वेशन थोड़ी बड़ी बड़ी ले ली है, कोई दिक्कत नहीं, बनना चाहिए, बनेगी। सबसे पहला काम तो वही करेंगे, अपन नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो Na है, ठीक है, Na कितने हैं इधर, 1 हो जाएगा। H कितने हैं अपने पास, H भी 1 हो जाएगा। C कितने हैं अपने पास, ठीक है, C भी कितने हो जाएंगे अपने पास, 1। और O कितने हैं अपने पास, 3 हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। पहली चीज तो अपन ये करें, इस साइड आ जाइए। अब इस साइड ध्यान रखना, ये लिखा Na, क्या और Na कहीं दिख रहा है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Na जो है कितने हैं, 2। उसके बाद करते हैं C, याद रखना C देखो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, देखो 3 यहाँ है, ये कितना, 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 6। उसके बाद आता हाइड्रोजन, H कितने हैं अपने पास बेटा, 2, ठीक है। पहले चीज अपन ने इतना करा, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, किसी भी एक नंबर को पकड़ लो, तो मैं ले लेता हूँ सोडियम को, सोडियम को लेता हूँ सबसे पहले।
इस साइड सोडियम कितने हैं 2, इस साइड कितने हैं 1, तो इसको कितने बनाने पड़ेंगे मुझे 2। तो मैं क्या करूँगा इसके आगे यहाँ कितना लगा दूंगा 2 लगा दिया। कितने लगा दिए 2। अब समझना बेटा, जैसे ही मैंने इसके आगे 2 लगाया तो समझ जाना, तो सोडियम कितने होगा मेरे पास 2, लिख तो चलो। सोडियम कितने हो गए 2, उसके बाद H कितने हो गए, H हो गए 2, उसके बाद C कितने हो गए, C हो गए अपने पास 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन हो गए 6। अब मैच कर लेते हैं चलो। सोडियम कितने 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने 2, ठीक है। कार्बन कितने 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितने भैया 6। तो ये हो गई हमारी बैलेंस। ऐसा समझ में, मात्र आपको यहाँ 2 लगा दोगे, इक्वेशन आराम से आपकी बैलेंस हो जाएगी। चलो अगली देखते हैं क्या लिखा है। CH4 प्लस O2, उसके बाद लिखा CO2 प्लस H2O। चलो नंबरिंग कर दें। सबसे पहले दोनों लेटर कैपिटल, दोनों अलग अलग होंगे, तो C मेरे पास इधर कितने हैं 1, H कितने हैं मेरे पास 4 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर करते हैं ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास 2, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। फिर इस साइड देखो C कितने हैं मेरे पास 1। अब देखो ऑक्सीजन देखना बेटा, ये पूरा है तो अलग अलग नहीं करें, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं और ये कितने हो जाएंगे 3, तो ऑक्सीजन होगा मेरे पास 3, ठीक है। और H कितने हैं मेरे पास 2। आया सबको समझ में कि नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले चेक किया कार्बन तो यार मेरे पास ऑलरेडी 1 1 है तो दिक्कत नहीं है, तो अपन क्या करते हैं H को पहले करते हैं बैलेंस। इधर कितने हैं 4, इधर कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर लेते हैं भैया, इधर 4 बनाना पड़े तो इंटू कितना करूंगा 2, तो इसके आगे यहाँ लिख दूंगा। तो क्या होगा अगली इक्वेशन क्या होगी, CH4 प्लस O2, ठीक है। फिर क्या होगा CO2 प्लस आगे लगा दूंगा 2H2O, ठीक है। अब याद रखना बेटा, तो मैंने हाइड्रोजन तो मेरा बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद चेक किया तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या होगा मेरे पास बढ़ गए। याद रखना ऑक्सीजन भी कितने हो गए, बढ़ गए। तो इधर ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो जाएंगे, देखो इधर काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास कितने 4। तो मेरे को इस साइड में भी ऑक्सीजन कितने करने पड़ेंगे भैया, ये बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो एक जुड़ जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे देखो 2 यहाँ, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन मेरे पास कितने हो गए 4। इस साइड कितने हैं मेरे पास 2, तो इस साइड कितने करने पड़ेंगे 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना लगा दूंगा मैं 2, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं। तो ये भी कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो C कितने हैं मेरे पास 1, H मेरे पास कितने 4, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है। इस साइड चेक कर दो क्या है बराबर। C कितने हैं बेटा 1, O की बात करते हैं यहाँ 2, और ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, और H कितने हो जाएंगे 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। आया सबको समझ में। तो इस तरीके से आपको इसको बैलेंस करना है। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या इक्वेशन है अगली। Fe2O3 प्लस Al, फिर इस साइड में Fe प्लस Al2O3 लिखा है, ठीक है। तो इधर देख लेते हैं, ये पूरा 1 ही होगा, इस साइड में भी होगा। तो पहले नंबरिंग करते हैं Fe, ठीक है। पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल, एक ही होगा, तो Fe कितने हो जाएंगे बेटा 2। उसके बाद O कितने हो जाएंगे अपने पास 3, उसके बाद Al कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, ठीक है। इस साइड देख लीजिए, इस साइड हो गए अपने Fe कितने हो गए 1, उसके बाद Al कितने हो गए 2, उसके बाद O कितने हो गए 3, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं। अब क्या कर लेते, किसी एक नंबर को उठा लेते हैं। सबसे पहले इधर Fe लिखा है मेरे पास 2, इधर Fe कितने हैं मेरे पास 1। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, इस साइड कितने बनाने पड़ेंगे 2, तो Fe को पहले 2 बनाओ, बाकी आगे समझते हैं। Fe2O3 प्लस Al, ठीक है। तो मैंने Fe के आगे यहाँ कितना लगा दूंगा 2, तो ये जो हो जाएगा 2 Fe प्लस Al2O3, ठीक है। अब मैंने चेक किया मेरे पास Fe इधर भी 2 होगा, इधर भी 2, लेकिन अगला ऑक्सीजन तो बेटा देखो 3, इधर भी ऑक्सीजन मेरे पास 3 है, तो कोई दिक्कत। लेकिन अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं। इस साइड एल्यूमिनियम कितने हैं 2, तो इस साइड कितने करने पड़ेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ कर देंगे 2 का इंटू, तो यहाँ लगा देंगे 2, ठीक है। तो कहाँ लग जाएगा बेटा आपका 2, यहाँ लग जाए।
तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। मैं ये कह रहा हूँ आप इक्वेशन बड़ा देख के घबराना नहीं है, बड़ी इक्वेशन देख के नहीं घबराना। आप तो सबसे पहले इस टाइप से मैं जो नंबरिंग करना बता रहा हूँ ये करना, फिर एक कोई सा भी अल्फ़ाबेट ले लेना, उसी को इक्वल करना, उसके बाद अगला वाला लेना, तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे क्या हो जाती है, बैलेंस होती चली जाएगी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से याद रखना एक नया तरीका आप और सीखोगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने का बता दे रहा हूँ एक और नया तरीका आप समझ लो। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो आपको देखना है ये यहाँ से तो यहाँ तक, ये तो देखो आप समझ गए, ये रिएक्टेंट होता है, इस साइड में प्रोडक्ट होता है, अभिकारक होता है, उत्पाद होता है। आप ये चेक करो क्या ए एल इस साइड में भी है साथ में, क्या इस साइड में भी है, तो हाँ आप बोलोगे है। तो अपन क्या कर लेते हैं, ए एल जो रहेगा उनको एक साथ साथ में लिख लो, और इस साइड में भी ए एल लिख लो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, सी एल इधर साथ में है, सी एल इधर भी साथ में है, तो सी एल ले लो दोनों साइड में। ठीक है, अब माइंड में बैठा लेना, यहां लिखा है NH4, NH4 अपना अमोनिया होता है, क्या NH4 उस साइड में भी साथ में है क्या, हाँ भैया NH4 साथ में है। ठीक है, तो इस NH4 को मैं पूरा 1 काउंट कर लेता हूँ, इधर भी NH4 ले लेता हूँ, इधर भी NH4 ले लेता हूँ। ये एक नया तरीका है करने में। आप क्या कर सकते थे, N को अलग ले लो, H को अलग ले लो। भाई जब पता है कि इस साइड में भी साथ में है, इस साइड में भी साथ है, तो इनको अलग लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उस साइड चेक किया मैंने, OH इधर भी साथ में है, क्या उस साइड में है, हाँ भैया इस साइड में भी। अगर OH इधर साथ में होता, इधर अलग अलग होता, साथ में नहीं लेता, तो ये कितना हो जाएगा, OH इधर भी और OH इस साइड में। ठीक है, तो इधर देखा मैंने Al कितना है, 1 हो जाएगा। उसके बाद Cl क्लोरीन कितने हैं, 3। अब NH4 पूरा मैंने एक लिया, इधर 4 मत कर देना, NH4 पूरा 1 काउंट किया है, तो ये मेरा कुछ नहीं है, तो कितना मानूंगा 1। OH इधर कितने हैं, 1, ये लिखा। इधर आ जाइए, एल्यूमिनियम कितने अपने पास, 1। उसके बाद Cl कितने हैं अपने पास, 1। NH4 भी कितना है, 1। OH भी कितना है, 3 हो जाएगा। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब सबसे पहले चेक किया मैंने कि एल्यूमिनियम तो मेरे पास Al तो इक्वल है, तो मैं क्या करता हूँ, क्लोरीन को पहले सबसे इक्वल करूंगा। इधर क्लोरीन कितने हैं मेरे पास, 3, और इधर कितने इंटू करना पड़ेगा, 3, तो इस साइड मुझे 3 का इंटू करना पड़ेगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी नई मेरी, AlCl3 प्लस NH4OH, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, AlOH3 प्लस, तो अब क्या करना है अपन, यहाँ 3, यहाँ तो 3 लगाऊंगा नहीं, तो इसके आगे लगाऊंगा, तो यहाँ लगा दूंगा 3, तो ये हो जाएगा 3NH4Cl। ठीक है, तो अब मैंने चेक किया है क्लोरीन हो गए मेरे पास बराबर, तो इस साइड भी 3 होगा, इस साइड भी 3 होगा। अब लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ 3 लगाया, तो जो NH3 जो है, NH4 जो है वो कितने होगा, ये पूरा का पूरा कितने होगा, 3 होगा। तो इस साइड भी कितने करने पड़ेंगे, 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करूंगा बेटा, कहाँ लगा दूंगा 3, अब मैं यहाँ लगा दूंगा। आया सबको समझ में कि नहीं, कहाँ लगेगा 3, यहाँ लगेगा। तो मेरे पास NH4 कितने हो गए, 3, लेकिन यहाँ 3 लगाने से मेरा OH भी कितने हो गए, 3 हो गए। लेकिन भाई इस साइड कितने थे, 1, इस साइड कितने थे, 3, तो इधर भी 3 करना ही था। तो ये मेरी हो गई बैलेंस इक्वेशन। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप करोगे, आपकी इक्वेशन गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब ये इक्वेशन देखिए, इसको देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले काम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। सबसे पहला काम, आप सबसे पहले देखा मैंने इधर PB लिखा है, इस साइड भी PB साथ में ही है, तो अपन इसको पूरा 1 मान लेते हैं, PB। ठीक है, ये हो जाएगा PB। उसके बाद देखा NO3, क्या NO3 उस साइड भी साथ में है क्या, हाँ भैया साथ में। तो इसमें अपन N और O को अलग नहीं करते, तो NO3 पूरा 1 लिख लेते हैं, इधर NO3 पूरा 1 लेते हैं। अब बताइए K और I इस साइड साथ में है, तो क्या इधर साथ में है, यहाँ K अलग होगा, I अलग होगा, तो इसका मतलब इन दोनों को अलग लेना पड़े, तो K अलग लेना पड़ेगा बेटा, I अलग लेना पड़ेगा। इधर PB कितने हो जाएंगे आपके पास, ध्यान रखना है। ठीक है, तो PB आपके पास याद रखना है, तो यहाँ कितने होंगे आपके पास, PB हो जाएगा 1, NO3 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे,
के कितना हो जाएगा 1, आई कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इस साइड में जाइए, पी भी कितना है अपने पास 1, NO3 कितने हैं 1, उसके बाद आई कितने हैं अपने पास 2 और के कितने हैं अपने पास 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो चेक किया पी भी 2 हो रहा है। अब क्या कर लेते हैं अपन NO3, याद रखना NO3 को अपन क्या करेंगे इक्वल कर, इधर कितने हैं 2, इस साइड में कितने हैं 1, तो इनटू कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या होगी इक्वेशन, PV ब्रैकेट में NO3 और ये 2 हो जाएगा प्लस KI। ठीक है, NO3 को यहाँ पे तो यहाँ नहीं लिखूंगा, आगे लिखूंगा। ठीक है, इस साइड में कितने हैं 1 है, तो ये हो जाएगा आपके पास देखो PbI2 प्लस, तो ये हो जाएंगे इस साइड में 2KNO3। तो जैसे ही मैंने क्या करा NO3 को 2 बनाया तो मेरे पास K भी कितने हो गए 2 हो गए, K कितने हो गए 2। पर इस साइड चेक किया तो K इधर कितने थे मेरे पास 1 था, तो इसको भी कितने बनाने पड़ेंगे 2। तो मैं क्या करूंगा इस K के आई क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा यहाँ। ठीक है, जब इस K को 2 बनाया तो भैया मेरे पास क्या होगा आई भी कितने हो गए 2 हो गए, ये भी 2 हो गए। तो इस साइड चेक किया तो आई मेरे पास कितने थे 2 ही थे, तो ये हो गई मेरी क्या बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, एक को बैलेंस करोगे अगला वाला ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद याद रखना बेटा ये लास्ट इक्वेशन है, याद रखना। अब इसके बाद आपका काम ये रहेगा, आपको जो आपके फर्स्ट चैप्टर में जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं बैलेंस करने के लिए वो आप सॉल्व करना। पहला काम रहेगा इस क्लास को पूरा अटेंड करना। अटेंड करने के बाद मैं बता दे रहा हूँ पहले उसको आप सॉल्व करना, आपको बता दे रहा हूँ आराम से आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये लास्ट क्वेश्चन है इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले काम क्या करते हैं, इधर देखा BA, इस साइड में BA साथ में है तो BA साथ में लिख लो, BA कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा। उसके बाद CL, CL साथ में, इधर भी CL साथ में है तो क्या होगा बेटा CL कितने हो गए 2 हो रहा है। AL भी साथ में है तो AL कितने हो गए। अब यहाँ देखा मैंने SO4 और SO4 दोनों साथ में, तो एक अपन लिख लेते हैं क्या ASO4, तो SO4 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इस साइड देखो ये होगा AL कितना 1, CL कितने 3, उसके बाद BA कितने हो जाएंगे 1 और SO4 भी कितना हो जाएगा 1। याद रखना SO4 पूरा एक मान लिया। अपन क्या कर सकते हैं S अलग O अलग मत करो, क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन किसी एक को पढ़ते, मैंने देखा BA मेरे पास यहाँ पे कितने हैं 2। ठीक है, क्लोरीन या एल्यूमिनियम को ले लेते हैं पहले हम। इधर AL कितने हैं 1, इधर AL कितने हैं 2, तो किस साइड 2 चाहिए बेटा मेरे को, इस साइड में 2 चाहिए। ठीक है, इस साइड में कितने चाहिए 2, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आगे कितने लगा दूंगा 2 लगा दूंगा। ठीक है, कितना लगा 2 लगाया। अब यहाँ जैसे ही 2 लगाया है तो 2 तिया एल्यूमिनियम तो कितने होगा बेटा आपके पास 2, लेकिन क्लोरीन कितने होगा मेरे पास 2 तिया 6 हो जाएंगे। याद रखना कितने होगा नए कितने होगा 6, तो भैया इस साइड भी कितने करने पड़ेंगे 6 करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा इस साइड में 6 बनाना पड़ेगा, तो इसमें इंटू कितने कर दूंगा 3 का, तो यहाँ लगा दूंगा मैं 3। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा BA कितने होगा मेरे पास कितने 1, तो अब कितने होगा नए कितने होगा 3। क्लोरीन कितने होगा मेरे पास 6 होगा, तो दोनों साइड क्लोरीन मेरे पास कितने हो गए बराबर हो गए। लेकिन इस साइड में मैंने क्या करा, इस साइड में इसमें मेरे को कितने होगा भैया मेरे पास 3, तो इस साइड में मेरे पास ये कितने हैं 1, तो इस साइड में कितने करने पड़ेंगे 3, तो इंटू कितना करूंगा 3, तो इसके आगे कितना लगा दूंगा 3, तो BA कितने होगा 3, लेकिन SO4 भी मेरे पास कितने होगा भैया ये भी 3 हो गए, तो यहाँ तो ऑलरेडी 3 थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक स्टेप में भी कर लोगे। जब ये कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। ठीक है, तो होमवर्क में अभी 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, तो उन 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद याद रखना बेटा आपको मैं ये 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपके होमवर्क में रहेगा, इसको आप ट्राई करना। ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि भैया क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। पहला काम तो पहले वीडियो को अच्छे से देखना और नोट्स बना लेना। नोट्स बना लोगे तो आपको ये क्वेश्चन ईजी समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, HNO3 प्लस CA
ब्रैकेट में OH ब्रैकेट के बाद 2 रहेगा, फिर इसमें इधर साइड में क्या लिखा CaNO3, फिर ये 2 लिखा प्लस H2O, फिर NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस H2O, फिर NaCl प्लस AgNO3, फिर AgCl प्लस NaNO3, NaNO3, फिर BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इनकी आपको आना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, क्रिया पहले समझा दे रहा हूँ कि कोई ये आपको पढ़ेंगे, उसके बाद मैं 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है, तो अभिक्रिया में सबसे पहली है, ठीक है, कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। आपको पता होना चाहिए कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, और इनके आपको उदाहरण सबसे मेन है। ठीक है, इस साल जो पेपर आया था उसमें ये रिएक्शन दी थी, 4 रिएक्शन दी थी और बोल दिया कि बताइए कि ये रिएक्शन जो अभिक्रियाएं हैं ये कौन सी हैं। बताइए कि संयोजन अभिक्रिया है, कि वियोजन है, कि ऊष्माक्षेपी है, कि ऊष्माशोषी है, अपचयन है, उपचयन है, रेडॉक्स है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, ये अपने को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो रहेगा संयोजन अभिक्रिया पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, फिर विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, पहली अभिक्रिया अपन समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसको आप कैसे पहचानोगे। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको पहचानना आना चाहिए भैया कि ये संयोजन है कि ये वियोजन है। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया समझते हैं, क्या लिखा है? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अगर आप पार्ट 1 देखोगे तो मैंने बताया था कि अभिकारक क्या होता है। ठीक है, मिलकर एकल उत्पाद, तो ये भी बताया था कि उत्पाद बनाते हैं या उत्पाद क्या होता है। तो क्या परिभाषा इसकी है कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ये आपके याद रखना A+B जो लिखा है ये आपके क्या है? अभिकारक है, याद रखना। फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद क्या होगा? एकल उत्पाद, मतलब एक सिंगल उत्पाद बनाएंगे, जिसको क्या नाम दे दिया है? C दे दिया। आया सबको समझने के नहीं आया? तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलेंगे और मिलके एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, एकल उत्पाद बनाएंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अब मैं आपको इसका उदाहरण के साथ समझाता हूं। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या समझा है कि इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। जब ये आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद एक क्या बनाएंगे? सिंगल उत्पाद, जिसको एकल उत्पाद बोलते हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे? उत्पाद। आया सबको समझने की नहीं है? तो ये अभिक्रिया कहलाती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप। ठीक है, तो मैंने क्या लिया? C+O2, C+O2। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे या मिलेंगे तो क्या बनेगा? CO2। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब बेटा आपको बता रहा हूं, सेकंड नंबर पे आपको याद होना चाहिए कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का क्या होता है बेटा? पूरा का पूरा रिवर्स, मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, ये टूटेंगे तो टूटकर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। आप संयोजन अच्छे से कर लो, इसी का उल्टा कर दीजिए तो वो हमारी क्या हो जाती है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं वियोजन अभिक्रिया को। वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए आप, क्या बताया था मैंने कि एक ये रहा हमारा सिंगल अभिकारक, जब ये टूटेगा
तो दो या दो से अधिक क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। तो ये क्या होता है, अभिकारक, ये क्या होता है, उत्पाद। ठीक है, अब अपन रिएक्शन के द्वारा समझ लेते हैं। ये लिखा बेटा मैंने NaCl, NaCl लिया। जब ये ब्रेक होगा तो क्या होगा बेटा, Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल बस आप तो समझ लीजिए किस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, फिर एक और समझ लीजिए एग्जाम्पल। तो लिया है मैंने अगला CaCO3, जब ये ब्रेक होंगे तो क्या होगा, CaO प्लस CO2। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये आपको एग्जाम्पल इसमें याद कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद आती है थर्ड नंबर पे आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है ऊष्माक्षेपी? क्या होती है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अभिकारक से अपन ने क्या करा, अभिकारक से कोई भी रिएक्शन कराई, रिएक्शन करने के बाद हमें क्या बन गया, उत्पाद। उत्पाद जब बनेगा तो उत्पाद बनने के साथ साथ उसमें क्या होगी, कुछ ना कुछ ऊष्मा भी निकलेगी। याद रखना, ऊष्मा भी क्या होगी, उसमें निकलेगी। तो ऊष्मा निकलेगी तो उसको अपन क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद ऊष्माशोषी बता दे रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल के तौर पर दोनों में आपको समझा दे रहा हूँ एक ही साथ में। ठीक है, ये है अब फोर्थ नंबर पे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये शोषी लिखा, शोषी मतलब शोषित होना है। ठीक है, तो जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए, अब अभिकारक है, अभिकारक को मैं ब्रेक करूंगा, तोड़ूंगा, तो तोड़ने के लिए मुझे ऊष्मा चाहिए, प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या कहलाती है अपना, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिसको शोषी मतलब शोषित करना। तो अभिकारक को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब ये मैं दोनों अभिक्रियाओं को मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये क्या लिखा आपका, ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी में क्या हो रहा है, C+O2 बराबर क्या होता है, CO2। जब रिएक्शन होगी तो इसमें कुछ ना कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा की आवश्यकता होगी। याद रखना, किसमें, उत्पाद में, उत्पाद में। आ रहा सबको समझ में कि नहीं आ रहा? जैसे अपन ने एक बीकर के थ्रू मैंने आपको समझाया, तो इसमें जो भी केमिकल कुछ बन रहा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बनेगा तो हमें हीट की आवश्यकता होगी। क्या होगी, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये कहलाता है हमारा ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अब आता है ऊष्माशोषी। शोषी मतलब शोषित करना। तो इसमें क्या होगा, ये होता है हमारा क्या बेटा, अभिकारक। उल्टा कर दो, मैं तो ये बोला ऊष्माक्षेपी का उल्टा क्या होता है, ऊष्माशोषी। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये होता है अभिकारक। ठीक है, जब अभिकारक को मैं ब्रेक करूंगा तो ब्रेक मतलब तोड़ने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो ऊष्मा के साथ साथ मुझे प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो इसमें तीर जा रहा है बाहर की तरफ, इसमें तीर आ रहा है अंदर की तरफ। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। तो ये होती है आपकी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब इसके बाद बता रहा हूं मैं आपको उपचयन एवं अपचयन क्या होता है। उपचयन और अपचयन, ठीक है, याद रखना भी। ये क्या बता रहा हूं मैं, उपचयन और अपचयन। तो उपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इसमें क्या हो रहा, ऑक्सीजन बढ़ रहा है। याद रखना, ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट लेगा, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की ह्रास मतलब हानि होती है। याद रखना, इसको दो तरीके से याद कर सकते हो। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, और हाइड्रोजन की क्या होती है, हानि या नुकसान होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, नुकसान होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, उपचयन। जैसे समझ लो, देखो C+O2 ये क्या हो जाएगा, CO2। दोनों को कंबाइन कर दो, ऑक्सीजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। यहाँ से इसको साथ कंबाइन होकर पूरा एक बन गया। कार्बन है कि ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का क्या होता है, हानि होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तौर में दोनों समझाऊंगा कंबाइन एक साथ। उसके बाद इसका उल्टा कर दो, उपचयन का उल्टा होगा अपचयन। ठीक है, क्या होगा, अपचयन। अपचयन में क्या लिखोगे,
जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, देखो उल्टा हो रहा है, मैंने क्या रहा था, आप तो दिमाग में रखो, सारी जितनी नो रिएक्शन बताई उनकी एक एक याद कर लोगे, उनका रिवर्स कर दोगे, उल्टा कर दो, अगली वैसी याद हो जाएगी, ठीक है। उपचयन में क्या हो रहा है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का हानि होता है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की क्या हो रही, वृद्धि हो रही, उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, हाइड्रोजन की कमी हो रही थी। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। इसको क्या कहते हैं अपन, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद याद रखना, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, जब दोनों को जब मैं आपस में मिला दूंगा तो वो बनेगी हमारी कौन सी रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया बनेगी, याद रखना। कौन सी बनेगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इनको एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, ठीक है। अब मैंने आपको डेफिनेशन के द्वारा समझा दिया है कि उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ठीक है। एक बार और फिर से मैं बता दे रहा हूं, इसमें उपचयन में क्या होगा, जो ऑक्सीजन जो रहेगा इसकी वृद्धि होगी, ठीक है। ऐसे याद कर लो आप शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में याद कर सकते हो। उसके बाद ये लिखा H, मतलब हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी। उसके बाद आता है अपचयन, अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। उसके बाद हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। ये आपको दिमाग में रखना। फिर उसके बाद जब मैं दोनों को मैं मिला दूंगा तो क्या बनेगी मेरी, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। और इनका ये एग्जाम्पल आप याद कर लेना और समझ लेना भैया, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसका अपन एग्जाम्पल समझते हैं। क्या लिखा, Zn प्लस CuSO4 जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। है सबको समझ में कि नहीं है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे ये रहा, इस अभिक्रिया में जो है दोनों हो रहा है, याद रखना। जैसे यहाँ से Zn है तो Zn के साथ में यहाँ आपसे इसमें ये मिल रहा है, ठीक है, ये इसमें रिएक्शन हो रहा है, Zn के साथ में किस में हो रहा है, SO4 का। फिर कॉपर के साथ में क्या हो रहा है, SO4 हट जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना है, तो ये रिएक्शन जो कहलाती है अपनी कौन सी कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। या ऐसे भी समझ लो, सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हो। ये लिखा मैंने H2O रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 हो जाएगा। यहाँ पे जो हो रहा है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन मेरे पास एक है और इस साइड में कितने हो गए, दो हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा था क्या, ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या होगा, ब्रेक हो गया, टूट गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका, पहले वाली में जब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो हाइड्रोजन की जब हानि होगी तो वो क्या कहलाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और ऑक्सीजन की हानि होती है तब क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो ये वाली जो परिभाषा जो रहेगी ये थोड़ी सिंपल है, ये आपको इजी याद हो जाएगी, ठीक है। समझना, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक तत्व दूसरे अभिकारक यौगिक में किसी तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्या बोलता है, जब कोई भी अभिक्रिया, अभिकारक तो समझिए क्या होता है, अभिकारक जो रहेंगे वो दूसरे अभिकारक से क्या होगा, उनमें से किसी एक तत्व को विस्थापित कर लेगा, ठीक है। विस्थापित मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा और जाने के बाद वो क्या करेगा, अपना स्थान ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करने के बाद वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद द्विविस्थापन समझो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, जो आयन जो रहेंगे उनका क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। दोनों मतलब एक दूसरे से रिएक्शन करेंगी और वो कौन सी बन जाएगी, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक परिभाषा तो इन दोनों की ये है और एक और बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद आप ये भी समझ सकते हो विस्थापन की, क्या लिखा है, विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके साथ यौगिक से विस्थापित कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील जो धातु जो रहेगी वो अधिक क्रियाशील रहेगी, वो कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करते हैं, उनमें एक दूसरे से मिलकर एक विस्थापित हो जाएंगे और एक यौगिक बना लेते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, विस्थापन अभिक्रिया।
उसके बाद आता है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं इस अभिक्रिया में उत्पादकों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, मतलब दोनों के आदान प्रदान से होगा, किसी एक रिएक्शन के आदान प्रदान से नहीं होगा। ठीक है, अब इनको उदाहरण के द्वारा अपन समझते हैं। ठीक है, ये लिखा विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में आप समझना बेटा, तो ये मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ये लिखा मेरा AB प्लस C, जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस BC। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से विस्थापित हो रहा है, याद रखना क्या हो रहा है, विस्थापित। जैसे मान लो कि अपन इसको ऐसे बता दे रहा हूँ ये, ठीक है, तो इसको अपन ब्लैक कर देना एक को, फिर ये आपका एक रहेगा। जब दोनों आपस में विस्थापित मतलब जगह चेंज करेंगे तो ये सिंगल हो जाएगा और इन दोनों से ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका Fe प्लस CuSO4। जब आपस में ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा FeSO4 प्लस Cu। आया सबको समझ में कि नहीं आया? अब उसके बाद अपन समझते हैं बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपको क्या होगा कि एग्जाम्पल से ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, ये लिखा, इनमें सारे डबल डबल होंगे। जैसे ये लिखा AB प्लस CD, जब रिएक्शन करेंगे आपस में तो AD प्लस CB हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे डबल डबल रहेंगे, बस इनका रिएक्शन चेंज होगी। जैसे यहाँ AB लिखा है तो यहाँ AD हो जाएगा, ये CD लिखा है तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो ये एक रिएक्शन के द्वारा समझो आप, Na2SO4 प्लस BaCl2, जब रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, 2NaCl प्लस BaSO4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे Na ये लिखा है और यहाँ पे ये लिखा है, तो इसके Na को Na2 जो रहा है क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, फिर उसके बाद ये Ba जो रहेगा SO4 के साथ रिएक्शन करेगा। कहने का मतलब इसमें सब क्या रहेंगे, डबल डबल रहेंगे। आया समझ में कि नहीं आया? तो इस तरीके से बेटा मैंने आज की क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको करा दिए, सारी की सारी रिएक्शन मतलब अभिक्रिया मैंने बता दिया, और ये अभिक्रियाएं एग्जाम में 101% आपके पेपर में आएंगी 4 मार्क्स में। ठीक है, तो हो सकता है इस बार आपको डेफिनेशन वगैरह पूछ ले इन रिएक्शन की, ये जरूर आपको ध्यान रखना होता है। संचारण का अगर कोई आपसे पूछे कि संचारण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि लोहे की वस्तु पे जंग लगना संचारण कहलाता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन समझे तो। ठीक है, तो संचारण है क्या लिखा है, जब कोई धातु मतलब कोई भी एक अप की वस्तु होगी या कोई भी मेटल होगा, आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है। इसका मतलब ये आर्द्रता मतलब होता है नमी वगैरह के संपर्क में आती है, जिससे धातु मतलब मेटल की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, याद रखना। तो वह क्या हो जाती है, संचारित हो जाता है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? कि जब कोई भी अगर अपन धातु लेते हैं, वो धातु क्या होता है, वायु के संपर्क में आएगी या नमी के संपर्क में आती है, तो वो क्या होता है, उस पर ऊपरी परत पे क्या होता है, कमजोर होने लगती है धीरे धीरे। अगर कोई वस्तु है, कोई लोहे की चीज है, अगर उसको पानी में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, कमजोर होती जाएगी, उस पर जंग लग जाएगी। ठीक है, अब जो जंग लग रही है तो किन किन पे जंग लग सकती है वो आप समझना। ठीक है, क्या क्या किस किस पे लगेगी, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, जितनी भी लोहे की वस्तु होती हैं उन पे जंग लगती है, वो सब किसके उदाहरण होते हैं, संचारण के होते हैं। उसके बाद चांदी के ऊपर काली परत, चांदी के जो भी बर्तन वगैरह होगा, या मान लो चांदी की आपकी अंगूठियां होती हैं, अंगूठी के ऊपर आपको देखना पड़ेगा, फिर देखोगे आप कि काली परत जम जाती धीरे धीरे, याद रखना। ठीक है, उसके बाद जो तांबा जो रहते हैं, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। ठीक है, तांबा जो रहता है उसके ऊपर हरी परत चढ़ेगी ना, तो वो भी किसका उदाहरण है, आपका संचारण का ही उदाहरण है। किसका है, संचारण का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि संचारण को कम करने या संचारण को किस तरीके से आप बचा सकते हो, ठीक है, तो यश-2 लेपन या विद्युत लेपन और पेंट करके संचारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। ठीक है,
ये भी इसी का मतलब क्या होता है कि जो लोहे की वस्तु होती है उस पर अगर अपन जस्ता लगा देंगे तो जस्ते की परत चढ़ा देंगे तो उस पर क्या होता है, जंग नहीं लगेगी। एक तो ये होगा, ये नहीं याद होता मैं बता रहा सीधा सीधा क्या याद रखो, धातु की जो भी सतह रहेगी उस पर पेंट कर दो। पहली चीज, धातु की जो भी वस्तु रहेगी उस पर पेंट कर, या लोहे की वस्तु जो रहेगी उस पर पेंट कर दो। और उसके बाद क्या कर दो, उस पर तेल लगा दो, याद रखना ग्रीस ऑयल वगैरह लगा दो। तो इस तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस होती है आपकी संचारण की। तो आपको इसमें याद रखना पड़ेगा संचारण किसे कहते हैं, वो याद रखना पड़ेगा। उसके बाद संचारण जो होता है किन किन वस्तु किस किस पे हो सकता है, लोहे की वस्तु पे, चांदी की वस्तु पे, तांबे के ऊपर हो सकता है, संचारण का एग्जाम्पल होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भैया संचारण के उदाहरण बता, संचारण को कैसे कम कर सकते हो। पहला बता देना कि भैया हम पेंट कर देंगे, दूसरा उस पर ऑयल या तेल लगा देंगे। तो ये 2 पॉइंट लिख देना, सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका संचारण। उसके बाद आपका अगला टॉपिक जो आता है बेटा वो आता है विकृत गंधिता। ठीक है, विकृत गंधिता, इसका सिंपल तरीके से अगर कोई पूछे कि विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है तो आप क्या बताओगे, बासा, याद रखना, या बासी कोई भी चीज। ठीक है, क्या लिखा, बसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री। बसा युक्त मतलब बासा पदार्थ या तेल से खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आने पर वो क्या होती है, उपचायित हो जाती है, या वो क्या हो जाती है उसमें उपचायित का मतलब उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन है। वो स्वाद और किस में, गंध में, वो उसमें क्या होता है, स्मेल आने लगती है, उसमें परिवर्तन है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आप सिंपल तरीके से समझो, आप जैसे घर में अपन ब्रेड ले आए, ब्रेड को अपन ने 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रखा तो कुछ चौथे दिन से क्या होता है, उसके ऊपर फपूंद जैसे जमने लगती है। जब फपूंद जमेगी तो एक तो चीज उसका स्वाद में बदलाव हो जाएगा, दूसरी उसमें स्मेल मतलब गंध भी या बदबू भी आने लगेगी। वो किसके कारण होगी, विकृत गंधिता के कारण होती है। उसका रोटी भी देख लें, रोटी भी इसका एग्जाम्पल है। रोटी को भी आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रखोगे तो उसमें भी क्या होता है, फपूंद जमने लगती है और स्मेल आने लगती है। ये आपको ध्यान रखना, ये होता है विकृत गंधिता। और एक और आपको याद रखना, जैसे मान लो आप चिप्स का पैकेट लेकर आओगे तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, उसके कारण क्या फूला फूला लगा रहता है, फूला दिखता है, आपको याद रखना। जब उसको अपन फाड़ते हैं तो पहले दिन तो कोई दिक्कत नहीं आती, टेस्ट उसका सेम लगता है, पर अगले दिन याद रखना उसका टेस्ट में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और उसमें स्मेल भी आने लगती है, तेल तेल जैसी स्मेल आने लगती है, याद रखना। इतना समझ, ये सब होता है विकृत गंधिता। फिर विकृत गंधिता के उपाय आपको बता दे रहा हूं, तो ये सब आपको इतने में से पढ़ के आप कोई से भी 2 याद कर सकते हो कि क्या है। पहला, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। जैसे वायु रोधी का मतलब होता है कि ऐसे बर्तन में रखो जिसमें वायु का संपर्क ना हो, याद रखना, उसमें अपने को पानी अंदर ना आ सके, सॉरी, जिसमें कि वायु अंदर ना आ सके, हवा नहीं आना चाहिए, याद रखना। अगर उसमें हवा आएगी तो वो क्या संपर्क में आ जाएगी, ऑक्सीजन। ठीक है, इतना समझ गया। उसके बाद वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का यूज करो। शीतलन द्वारा मतलब ठंडा करना या ठंडा हो जाना। तो ये होता है आपका विकृत गंधिता। अब आपका बचा 3rd टॉपिक, जिसको क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को, अपक्षेपण क्या होता है। चलो बेटा, अब अपक्षेपण भी बता दे रहा हूं। तो अपक्षेपण क्या है, अपक्षेपण का सीधा सीधा मतलब समझना, जैसे दही जमता है तो दही में आपने देखा होगा कि ऊपरी परत पे पानी होता है, नीचे तरफ पे गाढ़ा गाढ़ा व्हाइट कलर का जम जाता है, याद रखना। ठीक है, पानी पानी ऊपर हो जाता है और गाढ़ा गाढ़ा नीचे हो जाता है। ये रिएक्शन जो हो रही है किसके कारण हो रही है, अपक्षेपण के कारण हो रही है। ठीक है, तो क्या है, जब 2 विलयनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी श्वेत ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। याद, जब 2 विलयन के रिएक्शन कराएंगे तो उसमें एक सफेद कलर का ठोस पदार्थ बनेगा, निर्माण मतलब बनता है, और वह ठोस पदार्थ जल में अविलय होता है। वो ठोस पदार्थ जो होता है वो पानी में या जल में कभी भी घुलेगा नहीं, अविलय मतलब वो कभी घुलेगा नहीं। तो इस समीकरण को क्या कहेंगे अपन, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको बेटा एक रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, Na2SO4 प्लस BaCl2। फिर ये रिएक्शन करेगा BaSO4, ये तीर नीचे का निशान का मतलब होता है वो नीचे जम रहा है। ठीक है, ये ठोस पदार्थ होता है, कभी भी पानी में घुलेगा नहीं, BaSO4 प्लस 2NaCl। आया समझ में। अब मैं आपको इनको डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूं मैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, ये बनाया अपन ने, एक बर्तन लिया। ठीक है, ये होगा, 2 ले लेते हैं ऐसा, ये। ठीक है,
ठीक है। फिर ये आपने देखा होगा जब अपन पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, पानी को गर्म करने के बाद आप ध्यान रखना जब उसको ठंडा करोगे तो उसके नीचे साइड में तली में देखना ऐसे वाइट वाइट से जम जाएंगे, याद रखना। वो वाइट वाइट जो होता है जल में क्या होता है, आबिल होता है, कभी भी जल में वो घुलेगा नहीं। ये अपन ने पदार्थ लिया, ठीक है, या कोई भी विलयन लिया, सॉल्यूशन लिया, तो फिर ये क्या जम जाएगा, ये जो जमता है उसको अपन क्या बोलेंगे, अपक्षेपण, ठीक है। तो ये होता है आपका अपक्षेपण, याद रखना। और ये वाला पदार्थ आपका क्या कहलाएगा, BaSO4, जो कभी भी जल में घुलेगा नहीं, ये रहेगा आपका अबिलिय, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के सारे समझा दिए। और आज की क्लास में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है भैया, और कमेंट जरूर करना है कि क्लास कैसी लगती है। आप लोग कमेंट करते नहीं हो, याद रखना है। कमेंट करोगे तो भैया हमें भी अच्छा लगेगा, चलो हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। कुछ मिस्टेक होती है तो वो भी हम दूर करेंगे, तो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, एकदम कोई भी चीज़ इम्प्रूव नहीं होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आज पढ़ाऊँगा। इंग्लिश मीडियम में अलग पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मीडियम में अलग पढ़ा रहा हूँ, ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। धन्यवाद।